फ्रेंड्स, आज मैं आपको वरदान कहानी का 7वां भाग सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए और आप पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा। आप जितने अच्छे से पूरी कहानी को सुनेंगे आपको वह कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक लगेगी। तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि ब्रजरानी ने एक खत लिखा, तो उसके आगे की कहानी आज सुनाती है। आज आपको सुना रहे हैं कमलाचरण। यह पत्र पाकर ऐसा प्रमुदित हुआ मानो सारे जगत की संपत्ति प्राप्त हो गई। उत्तर देने की इच्छा हुई पर लेखनी ही नहीं उठती थी। ना प्रशस्ति मिलती थी, ना प्रतिष्ठा, ना आरंभ का विचार आता था, ना समाप्ति का। बहुत चाहते हैं कि भावपूर्ण लहलाता हुआ पत्र लिखूं, पर बुद्धि तनिक भी नहीं दौड़ती। आज प्रथम बार कमलाचरण को अपनी मूर्खता और निरक्षरता पर रोना आया। शोक में एक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता, इस विचार से वह रोने लगा और घर के द्वार सब बंद कर दिए कि कोई देख न ले। तीसरे पहर जब मुंशी श्यामचरण घर आए तो सबसे पहली वस्तु जो उनकी दृष्टि में पड़ी वह आग का अलावा था। विस्मित होकर नौकरों से पूछा, यह अलाव कैसा? नौकरों ने उत्तर दिया, सरकार, दरवा जल रहा है। मुंशी जी घुड़क कर बोले, इसे क्यों जलाते हो? आप कबूतर कहाँ रहेंगे? छोटे बाबू की आज्ञा है कि सब दरवे जला दो। मुंशी जी बोले, कबूतर कहाँ गए? कहार बोले, सब उड़ा दिए, एक भी नहीं रखा। कनकौए सब फाड़ डाले और डोर जला दी, बड़ा नुकसान किया। कहारों ने अपनी समझ में मार पीट का बौला लिया। बेचारे समझे कि मुंशी जी इस नुकसान के लिए कमलाचरण को भला बुरा कहेंगे, परंतु मुंशी जी ने यह समाचार सुना तो भौचक्के के रह गए। उन्हीं जानवरों पर कमलाचरण प्राण देता था, आज अकस्मात क्या काया पलट हो गई। अवश्य कुछ भेद है। कहार से कहा, बच्चे को भेज दो। 1 मिनट में कहार ने आकर कहा, हुजूर, दरवाजा भीतर से बंद है, बहुत खटखटाया, बोलते ही नहीं। इतना सुनना था कि मुंशी जी का रुधिर शुष्क हो गया। झट संदेह हुआ कि बच्चे ने विष खा लिया। आज एक जहर खिलाने के मुकदमे का फैसला किया था। नंगे पांव दौड़े और बंद कमरे के किवाड़ पर विजयपूर्वक लात मारी और कहा, बच्चा बच्चा। ये कहते कहते गला रूंध गया। कमलाचरण पिता की वाणी पहचान कर झट उठा और अपने आंसू पोंछकर किवाड़ खोल दिया। परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने धिक्कार फटकार के बदले उसे हृदय से लगा लिया और व्याकुल होकर पूछा, बच्चा, तुम्हें मेरे सिर की कसम बता दो, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? कमलाचरण ने इस प्रश्न का अर्थ समझने के लिए मुंशी जी की ओर देखा। मुंशी जी की ओर आंखें उठाई तो उनमें जल भरा था। मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया था कि अवश्य विपत्ति का सामना हुआ। एक कहार से कहा, डॉक्टर साहब को बुला लो, कहना अभी चलिए। अब जाकर दुर्बुद्धि कमलाचरण ने पिता की इस घबराहट का अर्थ समझा, दौड़कर उनसे लिपट गया और बोला, आपको भ्रम हुआ है। आपके सिर की कसम मैं बहुत अच्छी तरह हूँ, परंतु डिप्टी साहब की बुद्धि स्थिर नहीं थी। समझे, यह मुझे रोककर विलम्ब करना चाहता है। विनीत भाव से बोले, बच्चा, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो, मैं संदूक से एक औषधि ले आऊं। मैं क्या जानता था कि तुम इस नियत से छात्रालय में जा रहे हो? कमलाचरण, ईश्वर साक्षी से कहता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। मैं ऐसा लज्जावान होता तो इतना मूर्ख क्यों बना रहता? आप व्यर्थ ही डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मुंशी जी बोले, कुछ कुछ विश्वास करके। तो किवाड़ बंद करके क्या करते थे? कमलाचरण बोला, भीतर से एक पत्र आया था, उत्तर लिख रहा था। मुंशी जी, और यह कबूतर वगैरह क्यों उड़ा दिए? कमला, इसलिए कि निश्चिंत पूर्वक पढ़ूं। इन्हीं बखेड़ों में समय नष्ट होता था, आज मैंने इनका अंत कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं पढ़ने में कैसा जी लगाता हूँ। आप जाके डिप्टी साहब की बुद्धि ठिकाने आई। भीतर जाकर प्रेमवती से समाचार पूछा तो उसने सारी रामायण कह सुनाई। उन्होंने जब सुना कि बिरजन ने क्रोध में आकर कमला के कनकौए फाड़ डाले और चरखियां तोड़ डाली तो हंस पड़े और कमलाचरण के विनोद के सर्वनाश का भेद समझ में आ गया। बोले, जान पड़ता है कि बहू इन लालजी को सीधा करके छोड़ेगी। ब्रजरानी की विदाई के पश्चात सुदामा का घर ऐसा सूना हो गया मानो पिंजरे से सुआ उड़ गया। वह इस घर का
दीपक और शरीर की प्राण थी। घर वही है, पर चारों ओर उदासी छाई हुई है। रहने वाले वे ही हैं, पर सबके मुख मलिन और नेत्र ज्योतिहीन हो रहे हैं। वाटिका वही है, पर ऋतु पतझड़ की है। विदाई के 1 मास पश्चात मुंशी संजीवन लाल भी तीर्थ यात्रा करने चले गए। धन संपत्ति सब प्रताप को समर्पित कर दी। अपने संग मृगशाला, भगवत गीता और कुछ पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ ना ले गए। प्रताप चंद्र की प्रेमाकांक्षा बड़ी प्रबल थी, पर इसके साथ ही उसे दमन की असीम शक्ति भी प्राप्त थी। घर की एक एक वस्तु उसे वृजन का स्मरण कराती रहती थी। यह विचार एक क्षण के लिए भी दूर ना होता था। यदि वृजन मेरी होती तो ऐसे सुख में जीवन व्यतीत होता, परंतु विचार को वह हटाता रहता। पढ़ने बैठता तो पुस्तकें खुली रहती और ध्यान ध्यान अनियंत्र जा पहुंचता। पूजन करने बैठता तो वृजन का चित्र नेत्रों में फिरने लगता। प्रेमाग्नि को दमन की शक्ति से दबाते दबाते उसकी अवस्था ऐसी हो गई मानो वर्षों का रोगी हो। प्रेमियों को अपनी अभिलाषा पूरी होने की आशा हो या ना हो, परंतु वे मन ही मन अपनी प्रेमिकाओं से मिलने का आनंद उठाते रहते हैं। अपने प्रेम पात्र से वार्तालाप करते हैं, उसे छोड़ते हैं, उससे रूठते हैं, उसे मनाते हैं और इन भावों में उन्हें तृप्ति होती है। मन को एक सुखद और रसमय कार्य मिल जाता है, परंतु यदि कोई शक्ति उसे इस भावोद्यान की सैर करने से रोके, यदि कोई शक्ति ध्यान में भी उस प्रियतम का चित्र ना देखने दे, तो उन अभागे प्रेमियों की क्या दशा होगी। प्रताप उन्हीं अभागों में था। इसमें संदेह नहीं था कि यदि वह चाहता तो सुखद भावों का आनंद भोग सकता था। भाव संसार का भ्रमण अतीव सुखमय होता है, पर कठिनता तो यह थी कि वह वृजन का ध्यान भी कुत्सित वासनाओं से पवित्र रखना चाहता था। उसकी शिक्षा ऐसे पवित्र नियमों से हुई थी और उसे ऐसे पवित्र आत्माओं और नीतिपरायण मनुष्यों की संगत से लाभ उठाने के अवसर मिले थे कि उसकी दृष्टि में विचार की पवित्रता की भी उतनी ही प्रतिष्ठा थी जितनी आचार की पवित्रता है। यह कब संभव था कि वह वृजन को, जिसे कई बार बहन कह चुका था और जिसे अब भी बहन समझने का प्रयत्न करता था, ध्यानावस्था में भी ऐसे भावों का केंद्र बनाता जो कुवासनाओं से भले हों, शुद्ध हों, पर मन की दूषित आवेगों से मुक्त नहीं हो सकते थे। जब तक मुंशी जी संजीवन लाल विद्वान थे, उनका कुछ न कुछ समय उनके संग ज्ञान और धर्म चर्चा में कट जाता था, जिससे आत्मा को संतोष होता था। परंतु उनके चले जाने के पश्चात आत्म सुधार का यह अवसर भी रहा जाता। वामा उसे यूं मलिन मन पाती तो बड़ा दुख होता। एक दिन उसने कहा, यदि तुम्हारा चित्त न लगता हो तो प्रयाग चले जाओ, वहाँ शायद तुम्हारा चित्त लग जाए। यह विचार प्रताप के मन में कई बार उत्पन्न हुआ, परंतु इस वजह से कि माता को यहाँ अकेले रहने में कष्ट होगा, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। माता का आदेश पाकर पक्का इरादा हो गया, यात्रा की तैयारी करने लगा। प्रस्थान का दिन निश्चित हो गया। अब सुवामा की यह दशा थी कि जब देखिए प्रताप को परदेश में रहने सहने की शिक्षाएं दे रही थी। बेटा देखो, किसी से झगड़ा मूड मत लेना, झगड़े की तुम्हारी वैसे भी आदत नहीं है, परंतु समझा देती हूँ, परदेश की बात है, फूंक फूंक कर पग धरना, खाने पीने में असंयम न रखना तुम्हारी एक बुरी आदत है। जाड़ों में शाम को ही सो जाते हो, फिर कोई कितना भी बुलाए पर जागते नहीं। यह स्वभाव परदेश में भी बना रहे तो तुम्हें सांझ का भोजन कहाँ से मिलेगा। दिन को थोड़ी देर के लिए सो लिया करना। तुम्हारी आंखों में तो दिन को जैसे नींद ही नहीं आती। उसे जब अवकाश मिला, बेटे को ऐसी समयोचित शिक्षाएं करती रही। निदान प्रस्थान का दिन आ ही गया। गाड़ी 10 बजे को छूटती थी। प्रताप ने सोचा, वृजन से भेंट कर लूं, परदेश जा रहा हूँ, फिर ना जाने कब भेंट हो। चित्त को उत्सुक किया, माता से कह बैठा। सुवामा बहुत प्रसन्न हुई। एक थाल में मोदक, समोसे और 2-3 प्रकार के मुरब्बे रखकर रधिया को दिए कि लल्लू के संग जा। प्रताप ने बाल बनवाए, कपड़े बदले, चलने को चला, पर ज्यों ज्यों पग आगे उठाता दिल बैठा जाता। भांति भांति के विचार आ रहे थे। बिरजन ना जाने क्या मन में समझे, क्या सन समझे। 4 महीने बीत गए। उसने एक चिट्ठी भी तो मुझे अलग से नहीं लिखी। फिर क्यों कर कहूँ कि मेरे मिलने से उसे प्रसन्नता होगी। अजी, अब उसे तुम्हारी चिंता ही क्या है। तुम मर भी जाओ तो है आंसू ना बहाए। यहाँ की बात और थी।
वह अवश्य उसकी आंखों में खटकेगा। कहीं यह न समझे कि लाला जी बन ठन कर मुझे रिझाने आए। इसी सोच विचार में गढ़ता चला जाता था, यहाँ तक कि श्यामाचरण का मकान दिखाई देने लगा। कमला मैदान टहल रहा था। उसने देखते ही प्रताप की वह दशा हो गई उसे देखते ही प्रताप की वह दशा हो गई कि जो चोर की दशा सिपाही को देखकर होती। झट एक घर की आड़ में छिप गया और रधिया से बोला, तू जा, ये वस्तुएं दे आ, मैं कुछ काम से बाजार जाता हूँ, लौटता हुआ जाऊंगा। यह कहकर बाजार की ओर चला, परंतु केवल 10 ही डग चला होगा कि फिर मेहरी को बुलाया और बोला, मुझे शायद देर हो जाए इसीलिए ना आ सकूं, मुझे तो ये चिट्ठी दे देना। कहकर जेब से पेंसिल निकाली और कुछ पंक्तियां लिखकर दे दी, जिससे उसके हृदय की दशा का भली भांति परिचय मिलता है। मैं आज प्रयागराज जा रहा हूँ, अब वहीं पढ़ूंगा। जल्दी के कारण तुमसे नहीं मिल सका, जीवित रहूंगा तो फिर आऊंगा। कभी कभी अपने कुशल क्षेम की सूचना देती रहना। तुम्हारा प्रताप। प्रताप तो यह पत्र देखकर चलता हुआ रदिया धीरे धीरे बिरजन के घर जा पहुंची। वह इसे देखते ही दौड़ी और कुशल क्षेम पूछने लगी। लाला की कोई चिट्ठी आई थी? रदिया जब से गई चिट्ठी पत्री कुछ भी नहीं आई। बिरजन बोली, चाची तो सुख से हैं। रदिया बोली, लल्लू बाबू प्रयागराज जाते, दिल तनिक उदास रहते। बिरजन बोली, चौंक कर, लल्लू प्रयाग जा रहे हैं? रदिया बोली, हाँ, हम सब बहुत समझाया कि परदेश माँ कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, मुदा कोई की सुनत है। रदिया, कब जाएंगे? रदिया बोली, आज 10 बजे की टैक्सी से जावे, तुम्हें भेंट करन आवत रहें। तबन द्वार पर आई के लौट गए। बिरजन बोली, यहाँ तक आकर क्यों लौट गए? द्वार पर कोई था कि नहीं? रदिया बोली, द्वार पर कहाँ आए, सड़क पर से चले गए। बिरजन, कुछ कहा नहीं, क्यों लौटा जाता हूँ? रदिया बोली, कुछ कहा नहीं, इतना बोले कि हमारी ट्रेन छूट जाए है तो हम जाए थे। बिरजन ने घड़ी पर दृष्टि डाली, 8 बजने वाले थे। प्रेमवती के पास जाकर बोली, माता, लल्लू आज प्रयागराज जा रहे हैं, आप कहें तो उनसे मिलती आऊं, फिर ना जाने कब मिलना हो कब ना हो। मेहरी कहती है कि पर सड़क के उसी पार से लौट गए। प्रेमवती बोली, अभी ना बाल गुथवाए, ना मांग भरवाई, ना कपड़े बदले, बस जाने को तैयार हो गई। प्रेमवती बोली, अच्छा तो जाओ, पर संध्या तक लौट आना, गाड़ी तैयार करवा लो, मेरी ओर से शुभामा को पालगन कहना। बिरजन ने कपड़े बदले, माधवी को बाहर दौड़ाया कि गाड़ी तैयार करने के लिए कहो, और तब तक कुछ ध्यान न आया। रदिया से पूछा, कुछ चिट्ठी पत्री नहीं दी? रदिया ने पत्र निकाल कर दे दिया। बिरजन ने उसे हर्ष से ले लिया, परंतु उसे पढ़ते ही उसका मुख कुमला गया। सोचने लगी कि वह द्वार तक आकर क्यों लौट गए, और पत्र भी लिखा तो ऐसा उखड़ा और स्पष्ट। ऐसी कौन सी जल्दी थी? क्या गाड़ी के नौकर थे? दिन भर से अधिक नहीं तो 5-6 गाड़ियां जाती होंगी। क्या मुझसे मिलने के लिए उन्हें 2 घंटों का विलंब भी असह्य था? अवश्य इसमें कुछ न कुछ भेद है। मुझसे क्या अपराध हुआ? अचानक उसे उत्सय का ध्यान आया। जब वह अति व्याकुल हो प्रताप के पास गई थी और उसके मुख से निकला था, लल्लू, मुझसे कैसे सहा जाएगा। बिरजन को अब से पहले कई बार ध्यान आ चुका था कि मेरा उस समय उस दशा में जाना बहुत अनुचित था, परंतु विश्वास हो गया कि मैं अवश्य लल्लू की दृष्टि से गिर गई। मेरा प्रेम और मन अब उनके चित्त में नहीं है। एक ठंडी सांस लेकर बैठ गई और माधवी से बोली, कोचवान से कह दो अब गाड़ी तैयार ना करे, मैं ना जाऊंगी। आगे की कहानी सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं वरदान कहानी की अगले भाग में।